भारत का इतिहास ये सिर्फ कुछ तारीखें या राजा महाराजाओं के नाम नहीं है। ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई कहानी है जो हजारों सालों से चली आ रही है। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी कहानी को कुछ मिनटों में समेटा जा सकता है? मुश्किल तो है, पर चलिए कोशिश करके देखते हैं। तो 5000 साल सिर्फ 5 मिनट में कैसे? देखिए, हम इसे किसी किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एक फिल्म की तरह देखेंगे, एक सिनेमाई अनुभव जहां हर दौर अपने आप में एक अलग सीन है। तो हमारा ये सफर 5 बड़े पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे भारत की रहस्यमय गहराइयों से, फिर देखेंगे बड़े बड़े साम्राज्यों का दौर, मुगलों की शानो शौकत, फिर ब्रिटिश राज का अंधेरा और आखिर में एक नए देश का जन्म। हर पड़ाव की अपनी एक कहानी है। चलिए अब समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब इतिहास लिखा नहीं गया था बल्कि जमीन के नीचे दफन था। हम भारत की सबसे पहली कहानी की खोज करने जा रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता की जो आज भी एक पहेली है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खोज से, जमीन के नीचे दबे हुए शहरों से जो एक ऐसी दुनिया की गवाही देते हैं जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिर्फ शहर नहीं थे। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल, ये किसी बहुत ही एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज सोसाइटी की निशानी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वो है उनकी लिखाई, उनकी लिपि। उन मोहरों पर कुछ लिखा तो है, पर क्या? आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। एक पूरी की पूरी भाषा जो हमेशा के लिए खामोश हो गई और अपने साथ उस सभ्यता के ना जाने कितने राज ले गई। सिंधु घाटी की सभ्यता तो समय के साथ गायब हो गई और उसके बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन इसी बिखराव में से एक ऐसी ताकत उभरी जिसने पहली बार इस पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मौर्य साम्राज्य ये सिर्फ भारत का पहला बड़ा साम्राज्य नहीं था, उस जमाने में ये दुनिया की एक सुपर पावर जैसा था। इसने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जो आज तक हमारे साथ है कि इतनी विविधता वाले देश को एक साथ कैसे रखा जाए। और इस विशाल साम्राज्य के दिल में थे सम्राट अशोक, एक ऐसा नाम जिनकी कहानी एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बनने की है, इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक। अशोक के शासन का आधार था धर्म। अब ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं था, ये एक तरह का मॉरल कोड था, एक गाइड बुक कि एक अच्छा राजा, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। इसमें करुणा थी, अहिंसा थी और सबकी भलाई की सोच थी। अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाया, सारी प्रजा मेरी संतान है। सोचिए, एक सम्राट अपनी जनता को अपने बच्चे कह रहा है। ये सिर्फ एक राजा की आवाज नहीं थी, ये एक पिता की आवाज थी। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। चलिए अब टाइम मशीन में बैठकर कई 100 साल आगे चलते हैं। भारत में एक नई शक्ति आती है जो अपने साथ लाती है कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर का एक ऐसा सुनहरा दौर जिसकी चमक आज भी दुनिया देखती है। ये था मुगल वैभव का युग। मुगलों के आने से भारतीय उपमहाद्वीप का सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि यहाँ की संस्कृति में नए रंग भर गए। उन्होंने कला और वास्तुकला को एक ऐसी पहचान दी जिसका असर हमें आज भी अपने चारों तरफ दिखाई देता है। और इस दौर के सबसे बड़े शासक थे अकबर। उनका दरबार सिर्फ एक शाही कोर्ट नहीं था, बल्कि एक आइडिया फैक्ट्री था, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के विद्वान एक साथ बैठकर बातें करते थे, बहस करते थे। देखिए, राज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तलवार के जोर पर सबको झुकाना और दूसरा सबको साथ लेकर चलना। अकबर ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने समझा कि असली ताकत जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं, और यही उनके शासन की सबसे बड़ी विरासत बनी। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद एक अंधेरा दौर भी आता है। अब हमारी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। समुद्र के रास्ते से कुछ लोग आए, व्यापारी बनकर, और धीरे धीरे पूरे देश के मालिक बन बैठे। ये थी ब्रिटिश राज की छाया। ये सब अचानक नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई और फिर एक दिन पूरा भारत उनकी मुट्ठी में था, उनकी कॉलोनी बनकर रह गया था। ये टेबल सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक कहानी है। कहानी की कैसे एक देश जो दुनिया को बेहतरीन कपड़ा बेचता था, वो खुद ब्रिटेन में बने माल का खरीदार बन गया।
भारत का पैसा, भारत का कच्चा माल, सब कुछ ब्रिटेन की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसी दमन और अंधेरे से जन्म हुआ आज़ादी के एक ऐसे आंदोलन का जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। ये आज़ादी की लड़ाई किसी एक इंसान या एक ग्रुप की नहीं थी। ये करोड़ों लोगों का सपना था। एक ऐसी आवाज़ थी जो अब और चुप नहीं रह सकती थी। लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में लिखना चाहते थे। और इस करोड़ों की आवाज को एक चेहरा और एक दिशा दी महात्मा गांधी ने। उन्होंने एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने रखा जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बेबस हो गई। वो हथियार था सत्य और अहिंसा। तो ये आज़ादी मिली कैसे? इसे 4 स्टेप्स में समझिए। पहले, लोगों के अंदर एक चेतना जागी कि ये हमारा देश है। फिर गांधी जी ने रास्ता दिखाया, बिना हिंसा के विरोध करने का। इसके बाद करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आखिरकार एक नए आज़ाद भारत का सूरज उगा। तो ये था हमारा 5000 सालों का सफर, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। हमने साम्राज्यों को बनते, बिगड़ते देखा, संस्कृति को ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा और एक महान संघर्ष को अपनी मंजिल तक पहुंचते देखा। इन सभी धागों से मिलकर आज का भारत बना है। इतना लंबा और शानदार इतिहास देखने के बाद एक ही सवाल मन में आता है कि दुनिया की इस सबसे पुरानी और जिंदा दिल सभ्यता की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? इसका अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।